हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एसेट सिक्योरिटाइजेशन के बारे में, विच इज अ वेरी यूनिक प्रोसेस ऑफ द बैंक्स टू ट्रांसफर देयर रिस्क। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज अब हमने अपने यूट्यूब कम्युनिटी पे आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए और गेन करने के लिए एमसीक्यू सेशन भी स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, एसेट सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है? It is a process where asset like loans and receivables are packed and sold as securities. इसमें होता क्या है कि हमारी जो एसेट्स होती है ना, उसको हम जैसे कि लोन हो गई या रिसीवेबल्स हो गए जिसका पैसा फ्यूचर में मिलेगा हमें, ठीक है, उसको हम सिक्योरिटी की तरह बेच देते हैं। इससे क्या होता है, इट अलाउ ओरिजिनेटर्स टू ट्रांसफर देयर रिस्क, कि ओरिजिनेटर जो है अपना रिस्क दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर देगा, दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर देगा और खुद जो है मार्केट से फंडिंग को बेटर रेट पे एक्सेस ले लेगा। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मैं हूं XYZ लिमिटेड, मैंने एक बंदे को लोन दिया। अब क्या पता वो फ्यूचर में पैसा देना दे, मेरे लिए तो रिस्क राइज हो रहा है ना। तो मैंने उसका लोन जो है एक कंपनी को बेच दिया कि भाई 1 करोड़ का लोन है, आप एक काम करो 90 lakhs अभी मुझे दे दो, फ्यूचर में 1 करोड़ भी आपके, उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी आपका। तो अब तो मुझे क्या हो गया, मुझे तो मेरा पैसा मिल गया, साथ ही साथ मेरा रिस्क भी चला गया। तो ये होता है हमारा एसेट सिक्योरिटाइजेशन का पूरा प्रोसेस। इतना ही नहीं है, इसमें और भी कुछ है, बहुत सारी चीजें, तो आप एंड तक देखिएगा वीडियो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो एसेट सिक्योरिटाइजेशन होती है ना, ये एक फाइनेंशियल प्रोसेस होती है जहां पर हमारी इलिक्विड एसेट जिसके बदले में अभी हमारे पैसे नहीं आने हैं, बाद में फ्यूचर में आएंगे, ठीक है, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ट्रेडेबल सिक्योरिटीज पे। सिक्योरिटीज जो कि मार्केट में फ्लक्चुएटिंग रेट पे ट्रेड हो सकती है, एग्रीमेंट रेट पे ट्रेड हो सकती है, बेची जा सकती है, खरीदी जा सकती है। इट अलाउ कंपनीज टू कन्वर्ट एसेट। ये क्या करता है कि आपकी लोन, मोर्गेज, रिसीवेबल्स जैसी जो एसेट होती है ना कंपनी की, वो आप मार्केटेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उन्हें बदल देते हो। ओके, कि अब आप चाहे तो इन्हें सेल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल दिया है आपको बढ़िया सा, कि HDFC बैंक जो है, उन्होंने किया क्या था, एक बार अपना कार लोन थे, वो कार लोन देते HDFC बैंक, उन्होंने अपने कार लोन को पूल करा, इकट्ठा करा और उसको अप्रोक्सीमेट 9,000 करोड़ रुपए में इंडिया यूनिवर्सल ट्रस्ट AL1 को सेल कर दिया कि हमें आप 9,000 करोड़ रुपए दे दो, बदले में जितना भी लोन का पैसा आपके पास आए, जितनी की कमाई है वो आप रखो। उन्होंने क्या कर दिया, 9,000 करोड़ का उनको पैसा मिल गया, फंडिंग मिल गई, साथ ही साथ उन्होंने अपना रिस्क भी किसको दे दिया, इंडिया यूनिवर्सल ट्रस्ट AL1 को दे दिया। आप चाहे उनका पैसा आए चाहे ना आए, वो देखेंगे, हमने तो अपनी एसेट को सिक्योर कर दिया। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं एसेट सिक्योरिटाइजेशन की। प्रोसेस होती है, क्या प्रोसेस होती है? सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ एसेट, कि हम एसेट को सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी एसेट को हमें ट्रेड करना है। भाई हम ऐसी चीज तो बेचेंगे ना जो बिकने के लिए होनी चाहिए, जो बिकने लायक होनी चाहिए, जिससे सामने वाला खरीदने के लिए तैयार हो। तो ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक या लैंडर जो भी है, वो सिलेक्ट अ पूल ऑफ एसेट्स, कुछ एसेट्स जो कि हमारे को रेगुलर कैश फ्लो में इंक्लूड हो सकती है, जनरेट हो सकती है, जो रेगुलर पैसा लाके देती है, उनको हम पूल करेंगे, इकट्ठा करेंगे, हम चूज करेंगे। और ये एसेट कौन कौन सी हो सकती है? हमारे होम लोन, मोर्गेज लोन हो सकते हैं, ऑटो लोन्स हो सकते हैं जैसे कि कार लोन, क्रेडिट कार्ड के रिसीवेबल्स हो सकते हैं, स्टूडेंट के लोन्स हो सकते हैं लाइक एजुकेशन लोन, लीज पेमेंट्स हो सकती है। इनमें से किसी भी चीज को हम पूल कर सकते हैं। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ एसेट। अब एसेट सिलेक्ट करने के बाद हम करेंगे क्या, अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे, क्रिएशन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल, SPV बनाएंगे। कि जो ओरिजिनेटर है, जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो ट्रांसफर कर देगा इन एसेट्स को एक सेपरेट लीगल एंटिटी को, जिसको कि हम स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं। स्पेशल लीगल एंटिटी को ट्रांसफर करने के बाद जो SPV हमारी, वो इंश्योर करेगी कि ये जो एसेट है आइसोलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनेटर फाइनेंशियल रिस्क, कि ओरिजिनेटर के खुद के फाइनेंशियल रिस्क से अलग हो जाए। ओके, लाइक HDFC बैंक ने कार लोन को पूल किया था, तो कार लोन को पूल करते ही जैसे उन्होंने SPV में उसको ट्रांसफर किया, तो अब उसके रिस्क का HDFC बैंक के खुद के अलग रिस्क से कोई लेना देना नहीं है, वो स्पेशल एंटिटी बन चुका है। ठीक है, फिर आता है हमारा थर्ड प्रोसेस, सिलेक्ट कर दिया हमने, उसको अलग कर दिया SPV के अंदर, अब हम उन सिक्योरिटीज को बेचने के लिए इशू करेंगे। SPV पैकेज दीज एसेट्स, SPV उनको एज अ सिक्योरिटीज प्रेजेंट करेगा और इन्वेस्टर को बेच देगा अगर वो खरीदने के लिए तैयार है तो। These securities are backed by the expected cash flow from the underlying asset। और इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, हम क्या कह करके बेचते हैं, एक पिच चाहिए होती है ना, तो हम कहते हैं कि ये जो हमारी सिक्योरिटीज है ना, ये आपको कॉन्टिन्यूसली इतना कैश फ्लो आपको जो है बैक करके देती है, इतना कैश फ्लो जनरेट करके देती है आपको। तो इसलिए इन्वेस्टर रिसीव पेमेंट्स एज बोरोर रीपे देयर लोन। अब इन्वेस्टर क्या सोचता है कि मेरे को जो है पैसा मिलता रहेगा उन लोगों से जिनका ये लोन है।
9,000 करोड़ की गाड़ियों का लोन HDFC ने हिंदुस्तान इंडिया यूनिवर्सल को जो है ट्रांसफर किया था। तो बदले में हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं ना, हर एक इंसान अपनी लाइफ में लोन जरूर लेता है। तो आप जिसने लिया हुआ पता है इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है विद प्रीमियम एंड प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये उनका एक्सपेक्टेड जो होता है वो ये बैक्ड होता है। इन्वेस्टर्स का खरीदने का एक रीजन होता है, इन्वेस्ट करने का एक पर्पस होता है। तीसरा स्टेप आ गया, हमने इशू कर दी। अब आता है क्रेडिट इन्हांसमेंट कि टू मेक दी सिक्योरिटीज मोर अट्रैक्टिव। अब क्या होगा, हम कुछ स्पेशल फीचर्स लेकर आएंगे। ठीक है, हम इन सिक्योरिटीज को और अट्रैक्टिव बनाएंगे अलग अलग मेथड से। जैसे कि हम रिस्क रिडक्शन का मेथड यूज करेंगे क्रेडिट इन्हांसमेंट का, जैसे कि अवर कोलेटरलाइजेशन, कीपिंग एडिशनल एसेट एज अ कुशन अगेंस्ट डिफॉल्ट। हम कुछ और एसेट उसमें ऐड कर देंगे कि अगर आपको 9,000 करोड़ की गाड़ियों से थोड़ा घाटा हो जाता है तो एक काम करो, हम आपको फ्री में ना ये वाला लोन और दे रहे हैं, और ये जो हमारे अच्छे कस्टमर्स हैं इनका पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा लॉस हो गया तो ये वाली एसेट आपके लॉस को कंपनसेट कर देगी। ये हो गया अवर कोलेटरलाइजेशन। तो क्रेडिट इन्हेंसमेंट की हमने कहा कि आप हमारी ये इन्वेस्टमेंट है, हमने सिलेक्ट करी थी एसेट। एसेट को सिलेक्ट करने के बाद हमने उसको एसपीवी में ट्रांसफर किया। एसपीवी में ट्रांसफर करने के बाद हमने उसको इशू के लिए रखा। इशू में रखने के लिए बाद उसमें हमने थोड़ा सा ना और थोड़ा चेरी ऑन द केक वाला सिस्टम करा दिया, एनहांसमेंट करा दी कि ये फीचर्स हम आपको दे रहे हैं। दूसरा तरीका होता है इसका गारंटी और इंश्योरेंस। हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी गारंटी बिठा देते हैं रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, कि एक तरीके से इंश्योरेंस के अगर ये पैसा नहीं मिला तो कंपनी देगी, बंदे ने नहीं दिया तो। ठीक है, या फिर सबऑर्गेनाइजेशन हम करवा देते हैं कि प्रायोरिटाइज डिफरेंट इन्वेस्टर ग्रुप वेयर सीनियर ब्रांचेस गेट पेड फर्स्ट। हम इस तरीके का कुछ इस तरीके कुछ सॉल्यूशन बिठा देते हैं कि जो सीनियर ब्रांचेस है ना उनको सबसे पहले पे किया जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिस्क होता है ना वो कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो इन्वेस्टर को लगता है कि भाई रिस्क तो मेरा बहुत कम है, तो वो इन्वेस्ट करने के लिए और ज्यादा खुश हो जाता है। फिर इसका अगला पॉइंट आता है रेटिंग एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अब हमने इन्वेस्टर को पिच करा था ना पिछले पॉइंट में, इस पॉइंट में हम रेटिंग करेंगे और सिक्योरिटीज को एग्जीक्यूट करेंगे सेल के लिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती है वो सिक्योरिटीज के रिस्क लेवल को इवेलुएट करती है और सिक्योरिटीज को बेचने के लिए इंस्टीट्यूशन लेवल पे, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गए, पेंशन फंड हो गए, इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो गए, इनको पिच करते हैं। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट आता है सर्विसिंग एंड कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन। एक सर्विसिंग एजेंट या फिर ओरिजिनेटर खुद पेमेंट को कलेक्ट करता है बोरोवर से एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू इन्वेस्टर, और उस पेमेंट को इन्वेस्टर को देता है। ये प्रोसेस मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट करके बता दूं, आप शायद थोड़ा सा लॉस्ट हो गए होंगे। हमने एसेट को सिलेक्ट किया पूल के लिए, एसपीवी में ट्रांसफर किया, उसको इशू किया, उसमें इनहेंसमेंट के लिए थोड़े से फीचर्स ऐड कर दिए। उन फीचर्स को ऐड करने के बाद हमने उसकी रेटिंग निकलवाई सेल के लिए। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग के बाद अब हम उसको फैसिलिटी दे रहे हैं कि जितने भी आपके, हमने बेच तो दी, HDFC ने इंडियन यूनिवर्सल को बेच दी कार लोन की जो पूलिंग थी, लेकिन अब वो क्या कहता है कि इनके पैसे मैं कलेक्ट करूंगा और कलेक्ट करके आपको दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसे हम बोलते हैं सर्विसिंग एंड कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इन्वेस्टर कैन अर्न रिटर्न बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। तो ये प्रोसेस आपको क्लियर होगा। अब पढ़ते हैं हम कितने तरीके से एसेट सिक्योरिटाइजेशन किया जा सकता है। तो सबसे पहला आता है मोर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, MBS जिसे कहते हैं। ये जो सिक्योरिटीज होती है ना, ये वो सिक्योरिटीज होती है जिनके ऊपर कोलेटरल हमारे पास रखा है, मोर्गेज रखा है। हमारे कमर्शियल मोर्गेज लोन्स होते हैं और रेजिडेंशियल मोर्गेज लोन्स होते हैं। होम लोन इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि होम लोन के लिए जो भी हमारा लोन लेता है वो अपना घर गिरवी रख के जाता है। ठीक है, तो होम लोन पेमेंट बंडल इनटू सिक्योरिटीज। अब उस होम लोन की सिक्योरिटी को हम बंडल कर सकते हैं एज एन एसेट। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा एसेट बैक सिक्योरिटीज, जहां पे हम एसेट को मोर्गेज के लिए रखते हैं, जिसे हम ABS कहते हैं। ये जो होता है ये नॉन मोर्गेज एसेट्स के लिए होता है। एसेट्स कैसे बैक होता है, जैसे कि हमारे कार लोन हो गए। कार लोन में बदले में कुछ नहीं रखा, लेकिन वो कार एक तरीके से अभी हमारे नाम पर है, और जब तक उस कार की पूरी पेमेंट आप नहीं कर दोगे वो कार आपकी कंपनी के नाम पे ही रहेगी। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का डेट हो गया या फिर स्टूडेंट का लोन हो गया। फिर आता है कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन, CDO जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, मिक्स होता है कि कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बॉन्ड, लोन एंड मॉर्गेजेस, तीनों मिक्स होते हैं। थोड़ा थोड़ा वो इन्वेस्टर को पिच करते हैं कि आप जो है एक में मत करो इन्वेस्ट, रिस्क ज्यादा रहेगा, आप डाइवर्सिफाई कर दो, अपने पोर्टफोलियो बना लो और आपको जो है कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बढ़िया हो ही जाएगा। फिर आता है कोलेटरलाइज्ड मोर्गेज ऑब्लिगेशन, CMOs। ये एक सबसेट होता है MBS का, जिसकी जो अलग अलग डिफरेंट क्लासेस ऑफ रिस्क एक्सपोजर की हर एक डिग्री ऑफ रिस्क में हर एक अलग आपकी एसेट सिक्योरिटाइजेशन हो रखा है।
ये भी डाइवर्सिफिकेशन का एक तरीका होता है कि हम आपको अलग अलग तरीके की चीजें जो है ऑफर कर रहे हैं, सिर्फ एक ही तरीके का नहीं है। जैसे कि एचडीएफसी ने कार लोन पूल किया था, तो हम यहाँ पे कार लोन भी कर रहे हैं, होम लोन भी कर रहे हैं, एक तरीके से मिक्स बना करके रेडी रखा है हमने। ओके, फिर आता है कि एसेट सिक्योरिटाइजेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला इसका एडवांटेज होता है लिक्विडिटी इंप्रूवमेंट। यहाँ पर आप अपनी इलिक्विड एसेट को कैश में कन्वर्ट कर रहे हो, जिससे आपकी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। आपको कहीं बाहर से पैसा नहीं लेना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव योर इलिक्विड कैश एसेट्स कन्वर्टेड इनटू द कैश। ओके, तो आपकी लिक्विडिटी इंप्रूव होगी, आपके पास पैसा आएगा। फिर आता है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। आपने अपना रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया, आपने अपना जो एक तरीके के लोन का रिस्क था वो दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर दिया, अपने मल्टीपल इन्वेस्टर्स में रिस्क बांट करके आपने अपने रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया। फिर आता है लोअर बोरोइंग कॉस्ट। यहाँ पर जो बैंक होते हैं ना, वो फ्री अप कैपिटल फॉर न्यू लोन के लिए फ्री अप कैपिटल ऑफर करते हैं, जिससे कि उनका जो बोरोइंग कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है। फिर आती है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी जो होता है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस प्रोसेस से इनहांस कर लेते। क्यों? क्योंकि उनका जो रेवेन्यू होता है, स्ट्रीम्स बाय सेलिंग ऑफ लोन पोर्टफोलियो, उन्होंने अपनी लोन की जो पोर्टफोलियो बनाई थी उसको बेच करके रेवेन्यू अर्न कर लिया, एक तरीके से वो बिजनेस बन गया। ओके, फिर आता है मार्केट एक्सपेंशन। अट्रैक्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर इंक्रीजिंग फाइनेंशियल मार्केट डेप्थ। की एक तरीके से आप ये का एक्सपेंशन हो गया कि हम बैंकिंग को वर्क तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने अपने लोन को बेच करके एक तरीके से एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी काम कर दिया। ठीक है, मार्केट में एक और हमने लाइन पकड़ ली। फिर चैलेंजेस क्या होते हैं एसेट सिक्योरिटाइजेशन के? चैलेंजेस ये होता है कि क्रेडिट रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इफ बोरोवर्स डिफॉल्ट, अगर बोरोवर्स ने डिफॉल्ट कर दिया तो इन्वेस्टर का सारा पैसा डूब जाएगा। 9,000 करोड़ का एचडीएफसी ने कारपूल का लोन जो है एसेट सिक्योरिटाइज किया था। अब सपोज उसमें से 1,000 करोड़ के जो है लोन का पैसा ही ना आए, फिर तो इन्वेस्टर का पैसा तो डूब गया ना। लिक्विडिटी रिस्क बहुत ज्यादा होता है कि इन इकोनॉमिक डाउनटर्न, जब रिसेशन चल रही होती है, सिक्योरिटाइज जो एसेट होती है वो बेचने में बड़ी दिक्कत होती है। रिसेशन के टाइम पे आपने जो है, आपके पास मोर्गेज के लिए घर पड़ा था, अब सामने वाला बंदा बैंकरप्ट हो गया, वो पैसा नहीं दे रहा, आप उसके घर की नीलामी करोगे, उसका घर जो है ऑक्शन करोगे, तो लेकिन अब खरीदने वाला ही नहीं है, तो आप चाहे कितना ही कुछ कर लो, आपको तो लॉस ही लॉस होना है ना। तो लिक्विडिटी का रिस्क हो जाता है। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी एंड रेगुलेटरी इश्यूज। स्ट्रक्चरिंग एंड मैनेजिंग सिक्योरिटीज कैन बी चैलेंजिंग। आप इन सारे सिक्योरिटीज को मैनेज करोगे, आपके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक होगा, बहुत ही ह्यूज प्रोसेस होगी, और हो सकता है कॉस्ट भी इंकर हो जाए, बिकॉज हर चीज के लिए स्टाफ की जरूरत होती है। फिर होता है मॉरल हैजार्ड। लेंडर्स में इश्यू रिस्की लोन्स एज्यूमिंग दे कैन ट्रांसफर द रिस्क टू अदर्स। यहाँ पर जो लेंडर्स होते हैं वो कई बार जो है गेम खेल जाते हैं, और वो जो रिस्की लोन्स होते हैं ना उनको ट्रांसफर कर देते हैं, ये सोचकर कि रिस्क कौन सा मेरा है, इन्वेस्टर अपने आप देखता रहेगा, निपटता रहेगा। सो थोड़ा सा आपके लिए मॉरल हैजार्ड बन जाता है। आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, यहाँ पर मैंने आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं बताई है, जो कि एक दो ही है, ज्यादा मेजर नहीं है। तो आपका क्वेश्चन है कि एसेट सिक्योरिटाइजेशन पे आरबीआई ने क्या गाइडलाइंस दी हुई है, कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज don't forget to subscribe the channel. Also, if you have any problem related to this video or any other subject related to commerce subject, you can mention in the comment section. We will arrange a special personalized class for you for free. Thank you.